हेलो फ्रेंड्स। कल हम वैदिक पीरियड पढ़ रहे थे जो कि एंशिएंट इंडिया का पार्ट था। आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। वैदिक साहित्य जैसा कि हमने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद के बारे में पढ़ लिया था। आज आगे वैदिकोत्तर साहित्य यानी वैदिक काल के उत्तरकालीन साहित्य, उत्तर वैदिक कालीन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें प्रमुख है वेदांग। वेदांग कितने प्रकार के? 6 वेदांग मुख्यतः हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। जिसमें कल्प में कांडों के विषय में उल्लिखित है। व्याकरण की रचना पाणिनि पाणिनि ने की है तथा कल्प के 3 सूत्र हैं: श्रौत सूत्र, गृह सूत्र तथा धर्म सूत्र। शिक्षा को स्वविज्ञान भी कहा जाता है और गायलम भी कहा जाता है, जिसके प्रवर्तक वामज्ञ हैं। आगे चलते हैं वशिष्ठ सूत्र, जो कि वैदिकोत्तर साहित्यों में से एक है। इसमें नारी की परतंत्रता के बारे में बताया गया है, यानी नारी तत्कालीन समाज में नारी अपने निर्णय लेने में पूर्णतः स्वतंत्र नहीं थी। पाणिनि, पतंजलि तथा कात्यायन को मुनित्रय की संज्ञा दी गई है। पाणिनि ने वेद रूपी शरीर के अंगों के बारे में व्याख्या की है वेदांग के अनुसार, जिसमें पाणिनि ने वेद रूपी शरीर के नासिका को शिक्षा की संज्ञा दी है, आँखों को ज्योतिष की संज्ञा दी है, कान को निरुक्त, मुख को व्याकरण, हाथ को कल्प तथा पैरों को छंद की संज्ञा संज्ञा दी है। वैदिककालीन वस्त्रों के बारे में अगर हम बात करें तो कमर से ऊपर के जो वस्त्र पहने जाते थे उनको उपवास तथा कमर से नीचे पहने जाने वाले वस्त्रों को नीवि कहते थे। जो ओढ़ने का वस्त्र होता था जैसे शॉल आदि, उसे अधिवास कहा जाता था और पगड़ी को उष्णीय कहा जाता था। आगे वैदिकोत्तर साहित्यों में मनुस्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति तथा अन्य स्मृतियाँ प्रमुख हैं, जिनमें हम मनुस्मृति के बारे में बात करें तो मनुस्मृति की रचना मौर्योत्तर काल में हुई थी, शुंग वंश के काल में। इसमें ब्रह्मवर्त, ब्रह्मश्य तथा मध्य प्रदेश तथा आर्यावर्त का उल्लेख है। मनुस्मृति में 4 वर्ण तथा 4 जातियों का उल्लेख है। इसमें दासों के बारे में भी बताया गया है, जिसमें 7 प्रकार के दासों का उल्लेख है। मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियाँ विद्या अध्ययन नहीं कर सकती थीं। स्त्रियों जो अपने विवाह के समय स्त्री धन लाती थी, केवल उन्हीं पर उनका अधिकार होता था, बाकी किसी भी धन पर उनका कोई अधिकार नहीं होता था। विधवा मुंडन को इसमें सही बताया गया है और ब्राह्मण तथा शूद्र का विवाह, जो अनुकूल विवाह मतलब मेल ब्राह्मण तथा फीमेल शूद्र ऐसा हो सकता था। नियोग जो कि एक उत्तराधिकार के लिए पुत्र प्राप्ति की प्रथा थी, इसको गलत बताया गया है। विधवा का अधिकार उत्तराधिकार किसी भी चीज़ में नहीं होता था और इसमें द्यूत क्रीड़ा को गलत बताया गया। अगर याज्ञवल्क्य स्मृति की बात करें, तो इसमें ब्राह्मण तथा शूद्र के विवाह को गलत बताया गया है, नियोग सही बताया गया है, विधवा का हर चीज़ में जितने भी धन होते थे उसके पति के, उसमें सबसे पहले अधिकार बताया गया है। राज्य के अधीन अगर कोई द्यूत क्रीड़ा होती है तो उसको सही बताया गया है। आगे चलते हैं नारद स्मृति, जो कि गुप्त काल की है। इसमें नियोग तथा पुनर्विवाह दोनों को सही बताया गया है। दासों की मुक्ति का विधान सबसे पहले है। राजकीय दूत है तो उसे सही बताया गया है। राज्य विधवा की संपत्ति ले और उसका भरण-पोषण करे, यानी विधवा के सारे दायित्वों का उत्तरदायित्व राज्य पर निर्भर था। स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। मनुस्मृति के अनुसार अध्यापक 2 प्रकार के होते थे, एक उपाध्याय तथा आचार्य। उपाध्याय जो अपने डेली अपने जीविका के लिए पढ़ाते थे और उस उनको उपाध्याय बोला जाता था और जो अध्यापक फ्री पढ़ाते थे, उनको आचार्य बोला जाता था। आगे मिताक्षरा की बात करें तो जिसकी इनकी रचना विज्ञानेश्वर ने की थी, जो कल्याणी के चालुक्य वंश के विक्रमादित्य षष्ठम के दरबारी थे। और इनके अनुसार पिता के जीवन काल में पुत्रों को संपत्ति के भाग का अधिकार नहीं मिलता मिलना चाहिए, दाएँ भाग मिल सकता था। दाएँ भाग जो कि जीमूत वाहन ने लिखा था। तथा पुराण, जिनके संकलनकर्ता लोमहर्ष व उग्रश्रवा थे। पुराण में सबसे पुराना पुराण जो है वो मत्स्य पुराण या वायु पुराण है। आगे ऋग्वैदिक संस्कृति की बात अगर हम करें तो इसका राजनैतिक संगठन जन में विभाजित था। जिन जन के जो राजा होते थे उनको प्रधान या राजन बोला जाता था। राजन का एक अन्य नाम जनस्य गोपा भी कहा जाता है। राजन पे जो नियंत्रण रखती थी ऐसे सभा और समितियाँ 2 सभाएँ थी 2 सभाएँ थी। सभा बेसिकली जैसे आज के टाइम में राज्यसभा तथा लोकसभा होती है, ऐसे ही सभा की तुलना सभा को एक तरह से हम राज्यसभा तथा समिति को लोकसभा की संज्ञा दे सकते हैं। सभा जो होती थी वो वृद्धजनों तथा कुलीन जनों की होती थी तथा समिति जो होती थी वो जनसाधारण की सभा होती थी और ये राजा के चुनाव में इसका विशेष योगदान होता था। साथ ही एक अन्य समिति जिसको विदत की संज्ञा दी गई है, इसका भी अ, उल्लेख है ऋग्वेद में। सभा और समिति के जो प्रमुख होते थे उनको ईशान बोला जाता था और अगर हम क्रोनोलॉजी देखें तो सबसे पहले सबसे छोटी इकाई ऋग्वैदिक काल की कुल या ग्रह होती थी, जिसके मालिक को गृहपति कहा जाता था, कुल के मालिक को कुलप कहा जाता था, इसके ऊपर ग्राम होता था और उसके बाद जिसके प्रधान को विष्पति बोला जाता था तथा जन के प्रधान को राजन बोला जाता था। जन का प्रयोग ऋग्वेद में 275 बार हुआ है, जबकि विष का प्रयोग 170 बार हुआ है। विदत का प्रयोग 122 बार हुआ है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख है। अब आगे बढ़ते हैं और राजा के तत्कालीन पदाधिकारियों में अगर हम देखें तो पुरोहित, सेनानी
ग्रामणी, सूत, पटकार तथा कर्मरा होते थे, जिनमें सेनानी, ग्रामणी तथा सूत को सामूहिक रूप से रत्निन की संज्ञा दी गई है। इनके जो व्यक्तिगत सैनिक होते थे, उन्हें उपस्थ तथा इभ्य बोला जाता था। तथा इनके अन्य प्रमुख पदाधिकारियों में पुरप या दुर्गपति होता था, जो इनकी दुर्ग की रक्षा करता, स्पर्श यानी गुप्तचर तथा दूत होता था। तत्कालीन समाज में कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन काम पड़ने पर एक नागरिक सेना तैयार की जाती थी, जिसे मिलिशिया कहा जाता था। और तब तत्कालीन समाज में जो अपराधी होता था, उसे जीवग्रब बोला जाता था तथा अपराधी को पकड़ने वाली जो पुलिस होती थी, उसको उग्र की संज्ञा दी जाती है। आज यहीं तक देखते हैं, कल इसके दार्शनिक सिद्धांतों के बारे में हम पढ़ के इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।